Hello students, you all are most welcome. It's your own channel Social Science Studies. आज हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। रिसोर्स क्या होते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो हमें सेटिस्फाई करती हैं, ऐसी एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन सभी को हम रिसोर्स बोलते हैं। इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ये 3 वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 वर्ड को मैंने इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि इस डेफिनेशन में अगर आप ये 3 वर्ड्स लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन जो है वो परफेक्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रिसोर्स। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। पहला दिया है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसको समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज का क्या कनेक्ट है। जब भी हम कहीं से भी रिसोर्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से रिसोर्स को निकालते हैं, तो हमारे पास जो है वो सही तरीके की एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगला वर्ड है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास इनफ मनी होना चाहिए, पर्याप्त पैसा होना चाहिए जहाँ से भी हम रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रिसोर्सेज को निकालने में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, लेकिन जो आउटपुट आया, जो रिसोर्स हमें वहाँ से मिले हैं, वो बहुत ही कम मिले हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। और थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि हर एक पीपल जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि जो रिसोर्स हमने निकाले हैं उनकी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के कल्चर को या किसी को कोई नुकसान हो रहा है। तो हर एक पीपल जो है उन रिसोर्स को एक्सेप्ट करे। तो ये है कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये 3 वर्ड्स बहुत ध्यान में रखने। इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये हमारी रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पर हम फोर यहाँ पर जो है इसके बेस दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा दे रखा है यहाँ पर ओरिजिन के बेस पर हम देखेंगे। ओरिजिन के बेस पर दिया है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में हमारी लिविंग बींग्स आते हैं, लिविंग थिंग्स होती है। अबायोटिक में हमारे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरीके से ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और अबायोटिक। दूसरा हमारा है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये रिन्यू होते हैं, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है वो सब नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, क्योंकि रिन्यू तो होते हैं बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट है नंबर 3 है हमारा, इसमें दिया है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप के बेस पर यहाँ पर हमारे 4 हैं। इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। ओनरशिप में क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल में क्या आ सकता है? कोई भी हमारी जो पर्सनल चीज़ है वो इंडिविजुअल में आएगी। कोई भी पर्सनल चीज़ें हमारी हो सकती है, आपकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो वो मेरा इंडिविजुअल है। आपके पास आपका पर्सनल फ़ोन है तो वो आपका इंडिविजुअल है। तो ये हमारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में आ जाती है। दूसरा हमारा है कम्युनिटी। कम्युनिटी में हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो उस कॉलोनी में अगर कोई वाटर पार्क है या कोई नॉर्मली पार्क है, तो उस पार्क को या उस वाटर पार्क को उस सोसाइटी में रहने वाले, उस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग उसको यूज़ करेंगे। तो वो जो पार्क हो गया वो कम्युनिटी ओनरशिप में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी लोग उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल में क्या आता है? नेशनल में फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये हमारे कंट्री का पूरा एरिया है, तो इस एरिया के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमारी नेशनल में आ जाएंगी। यानी ये जो हमारे कंट्री का जो टेरिटोरियल बाउंड्री एक बताई गई है, इस बाउंड्री के जो अंदर की चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेशनल में आएंगी। और इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जैसे कि ये 200 नॉटिकल मील्स है, तो हमारी बाउंड्री जो है, हमारे कंट्री की बाउंड्री से जब हम मूव करेंगे 200 नॉटिकल मील्स तक, वहाँ तक का जो एरिया है वो हमारा होगा, लेकिन उसके आगे का जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस जिन एरिया को जो है कवर करता है या उनसे रिलेटेड वो रूल्स रेगुलेशंस अगर बनाता है, तो वो हमारे इंटरनेशनल में आते हैं। नंबर 4 हमारा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है? यहाँ पर हमें पता है, लिखा भी है, एक्ट और प्रोसेस
ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग। यहाँ पे क्या है, हम लगातार चीज़ों को डेवलप करने के लिए, मतलब लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिसोर्स हो सकता है, इन फ्यूचर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी आती है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी हम प्रोग्रेसिंग हैं, हम लगे हुए हैं उस चीज़ में कि इसको हम जो है इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। इस तरीके से हमने रिसोर्स की डेफिनेशन को समझा और जो है इसका क्लासिफिकेशन समझा, 4 टाइप्स का था। हम देखेंगे नंबर 4 का जो हमारा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नंबर 4 वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन उसको एक्सप्लेन करके बताया गया, वही हम यहाँ पर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें देखते हैं, इसको भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व्ड है। तो सबसे पहले पोटेंशियल को समझ लेते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप में इतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि इस काम को आप कर सकते हैं, यानी हमें पता है यू हैव पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है, ये काम आप कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर दिया है पोटेंशियल में, जिसमें होता क्या है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन रिसोर्सेज में इतना पोटेंशियल है कि हम जितना चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होंगे। हमारी जो भी नीड्स हैं, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है सोलर एनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट इनफ टेक्नोलॉजी टू यूज इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। सोलर एनर्जी, सोलर के सन के पास जो है बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, लेकिन हमारे पास इतनी जो पर्याप्त टेक्नोलॉजी अभी ऐसी नहीं हुई है कि हम उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर पाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल में है क्या कि हमें पता है कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास जो है अभी इतनी इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी सपोर्ट से हम उसके फुली या उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को हम यूज़ कर सके। तो ये हमारा है पोटेंशियल में एग्जांपल है सोलर एनर्जी। हम इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2 हमारा है डेवलप्ड। डेवलप्ड में क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनकी क्वालिटी और जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। एग्जांपल दिया है कोल और पेट्रोलियम, इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, ये हमें मालूम है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 है स्टॉक। हमारा स्टॉक अक्सर कर हम देखते हैं, स्टॉक का मतलब कुछ चीज़ें हमने स्टॉक में रखी हुई हैं, बचाकर रखी हुई हैं, यानी हमें पता है कि ये रिसोर्सेस यहाँ पर हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें या उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें, वहाँ से निकाल सकें। डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो स्टॉक रिसोर्स, जो रिसोर्सेज हमारे स्टॉक में आ रहे हैं, तो हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी होती तो हम वाटर से हाइड्रोजन फ्यूल बना लेते, वाटर से ही हम ऑक्सीजन भी बना लेते, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम वाटर से हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीजन नहीं बना पाते। बनाते हैं लेकिन जो बहुत कम बन पाती है, उसकी जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नंबर 4 हमारा है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड में वो रिसोर्स आते हैं जो हमें पता है कितने हैं, हमें कैसे यूज़ करने हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव्स हैं, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली हमें पता है कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने हैं, सारी चीज़ें हमें मालूम है, लेकिन नॉट अंडर द यूज़, अभी हम उनको यूज़ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आता है रिजर्व में। रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज़, इनको हमने किस लिए रखा हुआ है, फ्यूचर यूज़ के लिए। कब यूज़ करेंगे, जब कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाएगी, किसी तरीके की कोई क्राइसिस हो जाए, जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स न बचे, तो हम अपने रिजर्व्ड वाले रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है वाटर इन डैम। जैसे कहीं पर जब सूखा पड़ जाता है, जब पानी की कोई उम्मीद आसपास नहीं लगती है कि हाँ यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो डैम में जो वाटर होता है, हम उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट रिसोर्स है, मतलब जल्दी, ये जो रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनको हम जल्दी में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। इन फ्यूचर कभी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो हम ये रिजर्व्ड वाले रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब ये देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये हमारा 3 नंबर में अक्सर आता ही है। इसमें ये पूछते हैं कि वाई डू वी नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्सेज हमारे हैं उनके डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता क्यों है, उनके डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, उसकी कुछ रीजंस दे रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट हमारा है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है रिसोर्सेज को बर्बाद करना। और बर्बाद वो होते कैसे, सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। इसमें होता क्या है, कुछ ही लोग हैं वो अपने सेटिस्फेक्शंस के लिए रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा बर्बाद करते हैं, जो जिससे होता क्या है कि रिसोर्सेज की जो है वो कमी हो जाती है।
तो ये हमारा पहले में है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बर्बाद करना, रिसोर्सेज को खराब करना, ठीक है। तो यही है सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ग्रीड यानी लालच। अगर हम देखें तो रिसोर्सेज हमें सिर्फ अगर हमें अपनी नीड्स को पूरा करना हो तो रिसोर्सेज आर इनफ, रिसोर्सेज पर्याप्त हैं अगर हम अपनी नीड्स को पूरा करना चाहें। लेकिन जहाँ पर ग्रीड की बात आ जाए, जहाँ पर लालच की बात आ जाए, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम पड़ ही जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। दूसरा पॉइंट हमारा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज में दिया है, इसमें क्या होता है, इन फ्यू हैंड्स सोसाइटी, इन फ्यू हैंड्स यानी कुछ ही लोगों में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। यहाँ पर ग्रीड की बात आ गई है, सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, और ऐसे यहाँ पे दिया है इन फ्यू हैंड्स। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अपने पास जमा करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, अपने पास उनका स्टॉक कर लेते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है, जिससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, सोसाइटी में जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है एक तरीके से। जिसने अपने पास स्टॉक को इकट्ठा करके रख लिया है वो हमारे हैव्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, वो हैव नॉट्स की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारी सोसाइटी है वो रिच और पुअर में टर्न हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको हद से ज़्यादा इकट्ठा करके अपने पास रख ले रहे हैं, तो वो हमारे हैव्स में हो जाएंगे, रिच में आ जाएंगे। जिसको नहीं मिल पा रहा है वो हमारा जो है वो पुअर कैटेगरी में आ जाएगा, हैव नॉट में आ जाएगा। तो ये सेकंड था एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3 है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि हम बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। इसमें दिया है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन में अगर हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे जो है वो बर्बाद करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग होगी अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे। और दिया है जैसे जो हमारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो मरीन लाइफ है, जो उसमें पानी में जो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस तरीके की जो रिसोर्सेज, ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन अगर हम करते हैं तो इससे यही क्रिएशन होता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। कहीं ना कहीं जो हमारा ग्लोब है हम उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अ प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान एंड रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ये 3 रीज़न हमने देखे, इन रीज़न की वजह से किस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी प्लानिंग है जिससे हम रिसोर्सेज को जो है वो सेव करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। हमें एक ऐसे प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है जिससे हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करके रख सकें, उनका जो है डिप्लीशन ना हो। तो वो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें होता क्या है कि हम रिसोर्सेज को यहाँ पर जो इस प्रोसेस में है उसमें लिखा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग। जो डेवलपमेंट है वो कैसे होना चाहिए, शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर यही होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम यही है कि जो भी हम इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट में जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। और जो प्रेजेंट में हम डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको, उसका मतलब कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान उसको ना हो। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। इसमें जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे, और इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी कुछ क्वांटिटी में उनके लिए भी बचे रहें। तो आज हमने देखा रिसोर्सेज को, देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा, उसके बाद जो है व्हाई डू वी नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने समझा। तो इस तरीके से जो है ये 3-4 टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।